नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम जो मौर्य वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, मौर्य वंश के शासकों के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके पश्चात मौर्य वंश के पतन के कारणों के बारे में हमने सामूहिक रूप से जितने भी कारण हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज की क्लास में हम जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बात करेंगे। प्रशासन बोले तो एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस तरीके से शासन की व्यवस्थाएं हमें मौर्य काल के दौरान मौर्य साम्राज्य में मौर्य शासकों के द्वारा देखने को मिलती है कि काम करने का तरीका कैसा था, जनता पर कैसा नियंत्रण रखा जाता था और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, जो प्रशासनिक व्यवस्था जैसे तुम देखते हो ना, वर्तमान समय में प्रशासनिक व्यवस्था होती नहीं है। किसी ज़िले को चलाने के लिए कलेक्टर होता है, उसके अलावा तहसील मजिस्ट्रेट, ये सारा जो सिस्टम होता है, सरकारी महकमा होता है, यानी मशीनरी सिस्टम, ये किस तरीके का था अगर बात की जाए साधारण भाषा में कि मौर्य साम्राज्य के दौरान कि शासन करने का तरीका कैसा था, कौन कौन से अधिकारी थे, कैसे काम किया जाता था, राजा की क्या भूमिका होती थी। उसके अलावा राजा का सहयोग करने के लिए मंत्री परिषद कैसे काम करती थी, मंत्री परिषद में अलग अलग विभाग किसको दिए जाते थे और कौन कौन सी जिम्मेदारियां तुम देखते हो ना, वर्तमान समय में मंत्री परिषद होती है, मंत्रियों के अलग अलग कार्य और विभाग होते हैं, उनमें बंटवारा होता है, किस तरीके से काम किया जाता है। तो ऐसे ही व्यवस्था अगर बात की जाए मौर्य काल के दौरान हमें कैसे देखने को मिलती है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहले तो ये बात करते हैं कि भाई अपने को मौर्य काल से संबंधित जो प्रशासनिक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो जानकारी के लिए जो स्रोत है, मुख्यतः बात की जाए प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी के स्रोत तुम देखोगे कौटिल्य के द्वारा जो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी गई है। हालांकि नाम उसका अर्थशास्त्र है, जैसे इकोनॉमी अर्थशास्त्र से समझ, लेकिन वह है राजनीतिक पुस्तक। तो उसमें सारी जो बातें जो कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा बताई गई है कि राजा की क्या जिम्मेदारी होगी, उसके अलावा कैसे मंत्री परिषद होगी, कैसे सप्तांग सिद्धांत होगा और कैसे कार्य करने का जो तरीका होगा, कौन कौन से अधिकारी होते, उन चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी जो हमें कौटिल्य की जो पुस्तक है, कौन सी, अर्थशास्त्र में मिलती है। उसके अलावा जो बात की जाए मेगस्थनीज की इंडिका है, मेगस्थनीज की जो राजदूत बन के आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, हमें देखने को मिलता है। तो जैसे यूनानियों के साथ युद्ध हुआ था, यूनानियों के द्वारा जो सेल्यूकस को पराजित किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और जब अंतर्राष्ट्रीय विवाह पहली बार होता है हेलेना के साथ, तो वहाँ जो बात की जाए ये जो मेगस्थनीज है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आता है तो उस समय की जो जितनी भी व्यवस्थाएं वो देखता है, वह चारों तरफ अगर बात की जाए मौर्य दरबार में जो व्यवस्थाएं देखता है, मौर्य राज्य का जो शासन करने का तरीका देखता है, उन सबको वह अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध कर देता है, लिख देता है, जिससे हमें क्या करता है, पता चलता है। उसके अलावा और भी जो अन्य विदेशी यात्री है, बात की जाए इसमें यूनानी और चीनी मुख्यतः है, विदेशी यात्रियों के द्वारा भी अपना यात्रा वृत्तांत के दौरान जो मौर्य शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। अब अपन मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से बात करने से पहले ये भी जान लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य था कितना बड़ा, यानी कि जो मौर्य वंश के शासक थे उनका कौन कौन से क्षेत्रों पे अधिकार था और भाई कितना बड़ा विस्तृत क्षेत्र था। भाई एक तो छोटे से क्षेत्र में बात की जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था करना, और एक विशाल क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात होती है। जिसके अलावा स्रोतों में हमने बात की थी, जो अभिलेख है उनसे भी हमें जो बात की जाए मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की व्यवस्था मिलती है, जैसे धर्म महामात्रा की नियुक्ति, रज्जुक की नियुक्ति, प्रादेशिक की नियुक्ति, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में अशोक के अभिलेख होते हैं, उनमें लिखा हुआ मिलता है। स्तंभ लेख हो चाहे तुम शिला लेख हो, उनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि ऐसे ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी भी होते थे और मौर्य सम्राटों के द्वारा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे चलाया जाता था। तो अब ये बात जानना हमारे लिए यहाँ बेहद ज़रूरी है कि मौर्य साम्राज्य वाकई में था कितना बड़ा। अगर बात की जाए प्रशासनिक व्यवस्था तो कितना बड़ा साम्राज्य था।
कौन कौन से क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। तो अगर बात की जाए वर्तमान परिदृश्य में जो भौगोलिक क्षेत्रों की, तो कौन कौन से वर्तमान समय के क्षेत्र जो तुम देखोगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जो मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, ईरान तक फैला हुआ था, ईरान का भी कुछ क्षेत्र आता था। तो उस समय अगर बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य जो उत्तर में, तो तुम पूरा हिमालय ले लो, हिमालय से लेकर दक्षिण में जो उत्तरी मैसूर यानी मैसूर कर्नाटक राज्य तक, वहाँ तक जो मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। उसके अलावा पश्चिमोत्तर दिशा की तुम बात करो तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो सुलेमान पर्वत श्रेणियाँ है, हिंदू कुश पर्वत है, वहाँ तक जो मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, वहाँ तक मौर्य साम्राज्य की सीमाएं थी। यानी अफ़गानिस्तान का क्षेत्र आता था, इसमें पाकिस्तान पूरा का पूरा आता था। पाकिस्तान तो तुम्हें पता है वर्तमान समय में भी जब भारत आज़ाद हुआ तब जाके अलग हुआ, पहले तो भारत का ही हिस्सा था, अफ़गानिस्तान के कई क्षेत्र थे। तो ये वहाँ तक अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा क्षेत्र मौर्य साम्राज्य था। पूर्व दिशा की अगर तुम बात करो तो बंगाल तक है, यानी कि जो बांग्लादेश से बंगाल तक जो वो फैला हुआ था अगर बात की जाए। हालांकि आसाम का जो क्षेत्र है वो उसमें नहीं था। पूर्वोत्तर क्षेत्र की अगर बात की जाए, आसाम का क्षेत्र वो उसमें अलग था। तो इतना विशाल साम्राज्य ये फैला हुआ था। तुम यहाँ देख लो, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये भी इसी में। उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान का कुछ क्षेत्र है वो भी इसमें आता था। यहाँ मतलब पूरा विस्तृत इतना बड़ा साम्राज्य था जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था करना कोई मामूली बात थोड़ी है, ऐसे इतने बड़े साम्राज्य को संभालना। तो अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे वर्तमान समय में तुम देख लो। अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है वो इसी में था, अफ़गानिस्तान है। उसके अलावा बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में से बलूचिस्तान, पंजाब चाहे पूर्वी पंजाब ले लो चाहे पश्चिमी पंजाब है। जो बात कीजिए पूर्वी पंजाब तो भारत में, पश्चिमी पंजाब किधर है, पाकिस्तान में। सिंध का क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र है। कश्मीर में तो तुमने देखा ही है, राजतरंगिणी में जो कल्याण के द्वारा उल्लेख किया जाता है कि जालोक वहाँ का शासक होता है, अशोक के द्वारा कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया जाता है। उसके अलावा गंगा यमुना दोआब में यहाँ से बहने वाली गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, दोआब यानी दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। पंजाब यानी 5 नदियों के बीच का क्षेत्र उपजाऊ, उसे पंजाब कहा जाता है। तो ये इसमें तुम यूपी बिहार का क्षेत्र, उत्तराखंड का क्षेत्र काफ़ी आ जाता है। तो ये संपूर्ण उत्तर भारत है जो मौर्य शासकों के अधीन था। मगध का क्षेत्र जो बिहार में, मगध तो इनकी मूलतः राजधानी रहती है। जो बात की जाए मगध राज्य, जो मगध राज्य के नाम से ही इनके जो राज्य को जाना जाता है। इसके अलावा बंगाल का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र, मालवा ये मध्य प्रदेश वाला, ये क्षेत्र आ गया गुजरात, उत्तरी मैसूर इत्यादि क्षेत्र क्या थे, इस मौर्य साम्राज्य में थे। इतना बड़ा विशाल और दीर्घ साम्राज्य हमें जो देखने को मिलता है मौर्य शासकों का। उसके अलावा कई पड़ोसी राज्य थे। पड़ोसी राज्य को प्रत्यंत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रत्यंत। प्रत्यंत राज्य किसे कहा जाता है? पड़ोसी राज्यों को। पड़ोसी राज्य थे, उनके द्वारा भी अशोक की अधीनता में, चाहे मौर्य शासकों की अधीनता में शासन किया जाता है। पड़ोसी राज्यों के तहत दक्षिण भारत वाले हैं ना, ये चोल पांडे, ये जो सुदूर दक्षिण में स्थित क्षेत्र जिसमें चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल और ताम्रपाणी ये छोटे छोटे राज्य थे जो मौर्य साम्राज्य के पड़ोसी राज्य थे। इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिन्हें प्रत्यंत राज्य कहते हैं। सुदूर दक्षिण का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा, ये जो चोल राज्य, जो पांडे राज्य हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था मौर्य शासकों का। अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था से पहले हमें ये जानना ज़रूरी था कि किस तरीके से जो इनका कितना बड़ा जो विशाल साम्राज्य था। तो वर्तमान समय तुम देखो भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल उससे कई ज़्यादा जो मौर्य शासकों के अधीन था। अब इनका राजत्व सिद्धांत जानेंगे। राजत्व सिद्धांत मूलतः ये वह व्याख्या करता है कि राजा के काम करने का तरीका क्या होगा, राजा की हैसियत क्या होगी और राजा के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, उसे ही राजत्व सिद्धांत कहा जाता है। साधारण भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो ये निरंकुश और कल्याणकारी जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो शासन का मुखिया कौन होता है? राजा ही होता है। हालांकि निरंकुश था, निरंकुश यानी सारी शक्तियां इसी के हाथ में थी, किसी तरह का अंकुश नहीं था। लेकिन ये कल्याणकारी, प्रजा का कल्याण करने के लिए था, न कि
जो अपने निजी हितों की स्वार्थों की पूर्ति करता था। राजा निरंकुश होते हुए भी कल्याणकारी होता था, अपनी प्रजा के कल्याण के हेतु और प्रजा के सुख हेतु कार्य करता था और जनता की इच्छा अनुसार ही शासन किया जाता था। हमने देखा कि सम्राट अशोक के द्वारा अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं और शासन है जो शासितों की इच्छा के अनुसार था, यानी कि जो प्रजा होती थी उसकी इच्छा अनुसार ही जो राजा के द्वारा शासन, ये राजत्व सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। यहाँ जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में एक बात कही गई है जिसके आधार पर तुम राजत्व सिद्धांत के बारे में पता लगा सकते हो कि सुकर्म वह नहीं है जिसमें राजा का मनोरंजन हो, बल्कि वह है सुकर्म जिसमें प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। यानी कि राजा की जो ड्यूटीज वगैरह इसके द्वारा बताई गई है कि राजा को सुकर्म करना है तो अपने प्रजा को क्या रखना होगा, सुखी और प्रसन्न रखना होगा। तो ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा अशोक के द्वारा कई अभिलेखों में भी उल्लेख मिलता है कि उसके द्वारा अपनी जनता के हितों के लिए हमेशा कार्य किए जाते हैं, प्रजा के हितों के लिए। तो ये बात कही कि कौटिल्य अशोक के द्वारा खुद कहा जाता है कि सर्वलोक हित से बढ़कर सम्राट का कोई दूसरा कर्तव्य नहीं, यानी कि जन कल्याण कार्य को यहाँ प्राथमिकता दी जाती है राजा के द्वारा। अशोक के द्वारा तो खुद है जो भोग विलास और सुख ऐश्वर्य को छोड़कर जो साधारण जीवन व्यतीत किया जाता है, जैसे ही कलिंग युद्ध के पश्चात हमने देखा। तो ये मूलतः जो मौर्य सम्राट है, जो शासक है, उनका क्या था, अगर बात की जाए शासन करने का तरीका जन कल्याण पर आधारित था, जनता का ज़्यादा से ज़्यादा हित और कल्याण हो सके। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जानकारी के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जिसके तहत कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, उसके अलावा मेगस्थनीज की इंडिका है, अशोक के खूब सारे अभिलेख भी हमें मिलते हैं जो बात की जाए शिलालेख है जिनसे जानकारी मिलती है। उसके अलावा बात की जाए जो विदेशी यात्रियों का विवरण है, जिसके तहत बात की जाए तो यूनानी यात्री है और उसके अलावा चीनी यात्री, उनसे हमें जो मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब जो प्रशासनिक व्यवस्था से पहले हमने देखा कि इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, जो उत्तर से लेकर दक्षिण में, यानी कि उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में कहाँ, उत्तरी मैसूर तक है, और पश्चिमोत्तर की बात की जाए हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। तो इस विशाल भौगोलिक क्षेत्र में, भू क्षेत्र में बात की जाए तो इनके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी, जिसमें जो वर्तमान समय में तुम देखो अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, सिंध का, पंजाब का, गुजरात का, मालवा का, बंगाल का अधिकतर क्षेत्र जो गंगा यमुना दोआब है, यानी कि वर्तमान समय में भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र पहले उससे कई गुना हमें यहाँ देखने को मिलता है। और कई पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है हमें, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल, ताम्रपाणी। और उसके अलावा जो राजत्व सिद्धांत, शासन करने का जो इनका तरीका, मूल रूप से साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो शासन करने का जो तरीका होता है वह हमें देखने को मिलता है। हालांकि राजा की स्थिति क्या होती है, क्या उसकी ड्यूटीज़ वगैरह होती है, क्या उसके पास अधिकार वगैरह होते हैं, उनकी व्याख्या की गई राजत्व सिद्धांत में। राजा निरंकुश और जन कल्याणकारी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में देखने को मिलती है। राजा निरंकुश होते हुए भी जो जनता के ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण और हित के लिए कार्य करता है और उनकी इच्छा अनुसार शासन किया जाता है, ये बातें हमें देखने को मिली। अब जो आगे की क्लास में हम जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो केंद्रीय सत्ता, राजा की भूमिका और मंत्रिपरिषद की भूमिका, उसके अलावा जो राजकीय अधिकारियों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से अधिकारियों के नाम हैं और उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।